हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की। तो पहला टॉपिक है आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल का इशू है उसके रिगार्डिंग है हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आपको जब भी इस टॉपिक को समझना है तो इसका हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट 2013-14 के समय हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो स्टेट है उसे क्रिएट किया गया। अब स्टेट का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना को जो हैदराबाद नाम की जो कैपिटल है वो दे दी गई। हैदराबाद नाम की जो सिटी हुआ करती थी, जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल हुआ करती थी, तो वो बेसिकली तेलंगाना के लिए चला गया। और 10 ईयर के लिए एक शेयरिंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया कि 10 ईयर के बाद में जो दूसरी कैपिटल है वो आपको यहाँ पे एग्जिस्ट करनी होगी, उसको यहाँ पे बनाना होगा। तो उस समय में जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उनके द्वारा एक ग्रीन फील्ड कैपिटल है उसको यहाँ पे तैयार किया गया। एग्जिस्टिंग जो सिटीज़ हैं उनको ना चूज करते हुए अमरावती का जो रीजन है उसको चूज किया गया। अब उसके बिहाइंड में काफ़ी कुछ रीजन्स हैं कि अमरावती के अंदर जो भी उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे उसके अकॉर्डिंग उसको चूज किया गया। काफ़ी सारी स्टोरीज भी हैं उससे रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स, जब उनके द्वारा अमरावती है उसको एक फ्रेश कैपिटल के रूप में चूज किया गया, तो उसके बाद में 2018-19 के समय यहाँ पे इलेक्शन हुए और इलेक्शन के साथ ही गवर्नमेंट का यहाँ पे चेंज हुआ। तो गवर्नमेंट का जब यहाँ पे चेंज हुआ 2019 में, तो सेकंड गवर्नमेंट जो आई उनके द्वारा यहाँ पे 3 कैपिटल डिसाइड की गई हैं कि आंध्र प्रदेश की 3 हम कैपिटल बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव की डिफरेंट कैपिटल है, जुडिशरी की डिफरेंट और लेजिस्लेटिव की डिफरेंट। अगर हम प्रेजेंट इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनकी बात करें तो काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर आपको जो जुडिशियल कैपिटल है वो तो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलती है। अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद के अंदर सिचुएटेड है। उसकी आपको एक जो बेंच है वो आपको देखने के लिए मिलेगी जो लखनऊ के अंदर है। जैसे आप राजस्थान देखिए, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर के अंदर सिचुएटेड है और उसकी एक बेंच आपको जो जयपुर है उसके अंदर भी देखने के लिए मिलती है। तो जुडिशियल कैपिटल तो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलती है क्योंकि जुडिशरी का जो बेसिकली जो वर्क है वो यहाँ पे एग्जामिन करना है। तो जुडिशरी कैपिटल आपको डिफरेंट सिटी के अंदर में आपको मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलती है। बट अगर हम बात करें जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हैं वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन के रूप में वर्क करते हैं। अगर उनकी कैपिटल को यहाँ पे डिफरेंट किया गया तो किस तरीके से वो कोऑपरेट कर पाएंगे। अगर लेजिस्लेटिव की जो प्रोसीडिंग है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना, क्योंकि लेजिस्लेटिव के जो भी एक्शंस हैं, जो भी वहाँ पे डिसीजंस हैं, उनको एग्जीक्यूट करना एग्जीक्यूटिव का मेन वर्क है। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से यहाँ पे एक इशू ये भी है कि इनके बीच में जो कोऑपरेशन है वो किस तरीके से क्रिएट होगा और एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है कि मिस एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो जो कैपिटल यहाँ पे चूज की गई हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। विशाखापट्टनम को यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैपिटल के रूप में चूज किया गया है कि विशाखापट्टनम नाम की जो जगह है उसको एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाया जाएगा। करनूल है उसे जुडिशियल कैपिटल बनाया जाएगा और अमरावती को यहाँ पे लेजिस्लेटिव कैपिटल के रूप में रखा जाएगा। स्टूडेंट, जब ये कैपिटल का जो डिसाइड किया गया, इनके द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी का नाम है GN राव कमेटी। तो GN राव कमेटी के रिकमेंडेशन नई सरकार आने पे दिया गया GN राव कमेटी के द्वारा कि आप 3 कैपिटल बनाइए, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो बाइफर्केशन हुआ था, जो तेलंगाना डिफरेंट स्टेट बना, उसके बिहाइंड में यही एक रीजन था कि रायलसीमा जो रीजन है उसके जो लोग हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट की जो स्कीम्स है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं की जाती हैं, जो भी स्कीम है या वर्क है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब GN राव कमेटी बना दी गई, गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन ले दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ के कुछ फार्मर्स हैं वो वहाँ के जो हाई कोर्ट है उसके अंदर अप्रोच किए और हाई कोर्ट के अंदर इस जो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसको स्टे लगा दिया गया आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा। अब आंध्र प्रदेश के जब हाई कोर्ट का स्टे यहाँ पे आ चुका है तो उसके बाद में जो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में वे ऑफ अपील के थ्रू तो नहीं गए, बट बाद में उन्होंने जो स्टे ऑर्डर है उसके लिए वो वहाँ पे अप्रोच किए। अब स्टे ऑर्डर के लिए जब वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया कि जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स हैं, कैन नॉट एक्ट एज ए टाउन प्लानर के रूप में हम नहीं हो सकते। हमारे द्वारा यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं
तो बेसिकली स्टे लगा दिया गया है हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी तक कंटिन्यू जो प्रोसीडिंग है वो चल रही है, कोई भी यहाँ पे जो डिसीजन है वो नहीं दिया गया है, जजमेंट डिलीवर नहीं किया गया है। अब रिसेंटली आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उसका जो डिसीजन है कि जो विशाखापट्टनम है वहाँ पे हम हमारा जो इस्टेब्लिश करेंगे, जो इन्वेस्टर समिट यहाँ पे होने वाली थी उसके रिगार्डिंग ये इशू है। अब जो आंध्र प्रदेश से कुछ लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किए हैं कि ये बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, कोर्ट का प्रोसीडिंग अभी चल ही रहा है, कोर्ट का प्रोसीडिंग अभी चल रहा है और उसके बाद में भी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे विशाखापट्टनम के अंदर जो इन्वेस्टर समिट करवाई गई और वहाँ पे जो कैपिटल है उसको एग्जीक्यूटिव कैपिटल को वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डिफाइन है। बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक एक्ट है 1971 का एक्ट, उसके अंदर इसको डिफाइन किया गया है। उसके अंदर बताया गया है कि कोर्ट की किसी भी बात को नहीं मानोगे, अवहेलना करोगे तो आपको यहाँ पे सज़ा हो सकती है। कि कोर्ट का जुडिशरी का अपनी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन रखने के लिए ये उसके पास एक वेपन है। प्रशांत भूषण जो एडवोकेट हैं उनकी वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर में था ये टॉपिक 2020 के समय में। तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए और यूपीएससी के द्वारा जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आप रीड करना अपनी लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसमें जाके। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर 3 कैपिटल का यहाँ पे जो फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया है विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती, अब ये देखिए कि 3 कैपिटल का जो फॉर्मूला है आपको ये साउथ अफ्रीका के अंदर देखने के लिए मिलता है। साउथ अफ्रीका के अंदर 3 कैपिटल हैं, तो आप उन कैपिटल्स के जो नेम है वो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ये आपके लिए एक होमवर्क है। नहीं पता है तो जाके आप गूगल करना, गूगल से आप पता करना। अगर हम बात करें इस टॉपिक के बारे में और तो बेसिकली यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका एक एक्ट हुआ करता था, उसको चेंज करते हुए नई सरकार के द्वारा नया एक्ट लाया गया। तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं इस टॉपिक के अंदर में। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आर्टिकल शेड्यूल 1 है जिसके अंदर जो नया स्टेट है उसको इस्टेब्लिश करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया एंड यूनियन का जो चैप्टर है उसके अंदर हमने डिस्कस भी किया है कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 जो शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन है उसके अंदर जो पावर है स्टेट के अंदर कोई भी चेंज लेके आना है, सॉरी कंट्री के अंदर कोई भी चेंज लेके आना है, किसी भी स्टेट की जो बाउंड्री है उसको चेंज करना है, वो कम्प्लीटली पावर है वो सेंटर के पास है। तो आपको शेड्यूल 1 के बारे में भी कंप्लीट पता होना चाहिए कि शेड्यूल 1 से लेकर इसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 क्या है, आर्टिकल 4 कैसे राज्यसभा से रिलेटेड है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए, इसको जाके आप रीड करना। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग मोन्यूमेंट्स से रिलेटेड। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो लास्ट 1 मंथ के अंदर देखने के लिए मिले होंगे। मिसिंग मोन्यूमेंट्स के बारे में ये है कि कुछ ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड नहीं किए गए, क्या वो मिल चुके हैं या वो मिसिंग हैं। तो ये कम्प्लीटली ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर इस वजह से था कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उनके द्वारा एक रिपोर्ट यहाँ पे लाई गई थी। जो पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उनके एक पर्सन है विवेक देबराय। विवेक देबराय काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं उनके द्वारा और इकोनॉमी के भी एक्सपर्ट हैं वो। तो विवेक देबराय के द्वारा बेसिकली यहाँ पे एक पेपर है, एक एडिटोरियल है, आर्टिकल है वो पब्लिश किया गया था। उसके अंदर बताया गया था कि काफ़ी सारे जो मोन्यूमेंट्स हैं वो मिसिंग हैं और उनकी जांच करने की ज़रूरत है। तो अगर हम हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेन वर्क होता है हमारे जो भी मोन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करके रखना, उनको रिनोवेट करना समय समय पे। ये हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो ये इंस्टीट्यूशन है उसका ये मेन जिम्मेदारी है। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1861 का जो समय है, जिस समय में अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के जो पर्सन हैं उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा 1861 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हमारे जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट और कंजर्व करना इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 इसके पास एक्ट हैं जिसके अंडर में ये वर्क है, जो पावर है वो उसके अंडर में इसके पास जो पावर्स हैं। बेसिकली एंशिएंट मोन्यूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट है 1958 का और एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरर एक्ट है 1972 का। तो ये 2 एक्ट हैं जिसके अंडर में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो अपना मेन वर्क यहाँ पे करता है।
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो जो हमारे मिसिंग मोन्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे ढूंढा जाएगा, उनको बताया जाएगा कि क्या उनको ट्रेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पे इस वजह से न्यूज़ में था। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है ईला भट्ट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनकी डेथ नवंबर के समय हुई थी। उस समय में भी हमने जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसमें इनका बारे में डिस्कस किया था। ईला भट्ट बेसिकली वो पर्सनैलिटी हैं, अभी रिसेंटली हिलेरी क्लिंटन इनको ट्राइब्यूट देने के लिए पहुंची हैं गुजरात के अंदर में। हिलेरी क्लिंटन आपको पता होगा जो पहले सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो वहाँ पे जो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी के रूप में पोस्टेड थे यूएसए के अंदर में। और जो एक्स प्रेसिडेंट हैं बिल क्लिंटन, उनकी वाइफ भी हैं हिलेरी क्लिंटन। ईला भट्ट की अगर हम बात करें, ईला भट्ट बेसिकली वो पर्सनैलिटी हैं, इनके द्वारा जो सेवा है, सेवा नाम का जो एनजीओ है वो स्टार्ट किया गया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन के रूप में। जेंटले रिवॉल्यूशन के रूप में इनको जाना जाता है। और ईला भट्ट के द्वारा काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं उनकी लाइफ चेंज की हैं। बेसिकली इनके जो इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो लोन्स है वो प्रोवाइड किया जाता है वुमेन्स को, और जिसके थ्रू वो जो वुमेन्स है वो यहाँ पे अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकती हैं। इस वजह से जो ईला भट्ट हैं वो न्यूज़ के अंदर में हैं, इनकी डेथ हुई थी और सेवा इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। गांधीयन विचारधारा के ऊपर ये वर्क किए हैं कम्प्लीटली अपनी लाइफ के अंदर में। ईला बेन के नाम से, ईला बेन जो हैं उनके नाम से इनको जाना जाता है। और इनके वर्क की वजह से जो वुमेन्स हैं, जो गुजरात का जो रीजन है उसके अंदर वुमेन्स का जो अपने छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, इन्हीं की वजह से, इनकी जो माइक्रो लोन्स हैं उनकी वजह से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है विंडफॉल टैक्स के बारे में। अब ये विंडफॉल टैक्स क्यों न्यूज़ के अंदर है? गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे प्रपोज किया गया है कि बेसिकली जो एविएशन ट्रेवल फ्यूल है, जो क्रूड ऑयल है, जो डीजल का एक्सपोर्ट होता है, इन सब के ऊपर जो विंडफॉल टैक्स है वो लगाया जाएगा। अभी विंडफॉल टैक्स होता क्या है? विंडफॉल टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा उन इंडस्ट्री के ऊपर प्रपोज किया जाता है, उन इंडस्ट्रीज के ऊपर लगाया जाता है जिनको सडनली कोई बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, ये बेनिफिट बेसिकली कंपनी के द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं देखने के लिए मिलता है। कोई फेवरेबल मार्केट कंडीशन अगर वहाँ पे जनरेट होती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा उन सेक्टर्स के ऊपर जो विंडफॉल टैक्स है वो लगाया जाता है। मार्केट का ऐसा कंडीशन बना कि कोई भी इंडस्ट्री है उसको एकदम से जो प्रॉफिट है वो देखने के लिए मिलता है, उनकी फेवरेबल जो कंडीशन है वो बनती है और काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है तो गवर्नमेंट के द्वारा विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है, जिससे उनका जो प्रॉफिट है उसको रिड्यूस किया जा सके। एक कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए भी, क्योंकि कंपटीशन भी इम्पोर्टेंट है किसी भी सेक्टर में, ट्रेड का सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो विंडफॉल टैक्स है उसका डिसीजन लिया जाता है। ये जो प्रॉफिट है वो उनको इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं होता है, मार्केट की जो फेवरेबल कंडीशन है उनकी वजह से जनरेट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया विंडफॉल टैक्स के बारे में। ईला बेन हैं जो ईला भट्ट हैं उनके बारे में डिस्कस किया। सेवा की फाउंडर हैं, गांधीयन विचारधारा के ऊपर इन्होंने वर्क किया है, काफ़ी महिलाओं की जो ज़िंदगी है उसको यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की है। वुमेन एम्पावरमेंट के एक सिंबल के रूप में इनको देखा जाता है और इसके अलावा जेंटली जो रिवोल्यूशनरी के रूप में इनको याद किया जाता है। तो उन्हीं को ट्राइब्यूट देने के लिए जो हिलेरी क्लिंटन है वो गुजरात पहुँची हैं। इसके अलावा मिसिंग मोन्यूमेंट्स के बारे में बात की तो हमने देखा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ उसके बारे में, और आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल का जो इश्यू है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आप बने रहिए हमारे साथ, हम कंटिन्यू आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।